अकीरा एक गेमर बॉय है और क्योंकि वो एशियन है तो ऑब्वियसली वो गेमिंग में काफी अच्छा है। और जैसे ही हर गेमर का रूम होता है वैसे ही उसका रूम भी बहुत साफ सुथरा होता है। अकीरा को अपनी लाइफ बोरिंग लगती है और वो हर वक्त बस गेम खेलना चाहता है, चाहे वो कहीं भी हो। एक दिन एक बड़ा सा आदमी जो इजिप्ट की मम्मी जैसा होता है अचानक उसके सामने आता है और उस पे अटैक कर देता है। शायद वो सिर्फ उसके साथ खेलना चाहता था, पर अकीरा किसी तरह बचकर एक पुरानी बिल्डिंग में छुप जाता है, लेकिन वो आदमी उसके पीछे आ जाता है। अकीरा उसको रोकने की कोशिश करता है पर उस पे कोई असर नहीं होता। फिर अकीरा एक प्लान बना के उसको किसी तरह मार देता है। तो अभी एक लड़की जिसका नाम मियो है वहाँ आती है और अकीरा को फाइट के लिए चैलेंज करती है। जैसे ही 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है मियो बिना किसी दिक्कत के उसको हरा देती है। अकीरा जब होश में आता है तो एक अजीब जगह पर होता है जहाँ उसके दोनों हाथ में एक अजीब सी हथकड़ी बंधी होती है। उसकी सारे चोटें भी ठीक हो चुकी होती है। उसके आसपास काफी लोग होते हैं जो उससे की तरह कंफ्यूज्ड लग रहे होते हैं। मियो वापस आती है और कहती है कि असली दुनिया के लिए वो सब अब मर चुके हैं। ये बात थोड़ी स्क्विड गेम जैसी लगती है और मियो अपने प्लान्स रिवील करती है। इसलिए एक बड़ा सा आदमी उसे धमकाने आता है, पर जैसे हर एनीमे में होता है बड़ा और स्ट्रॉन्ग आदमी ज्यादा खतरनाक नहीं होता। मियो अपने हाथ को एक कैनन में बदलकर उसे मार देती है। फिर वो बताती है कि सबको एक यूनिक एबिलिटी मिली है, जब उनकी हथकड़ी ग्रीन होगी तो 5 सेकंड के अंदर वो खुल जाएंगे और तब वो अपनी पावर्स यूज कर सकते हैं। और इस जगह पे सबको ये आजादी है कि वो चाहे तो किसी को भी मार सकते हैं। फिर सबको अलग अलग रूम्स में भेज दिया जाता है जहाँ अकीरा को एक पेपर मिलता है जिसमें उसकी एबिलिटी लिखी होती है। उसकी पावर ये है कि सामने वाला जो भी सोचेगा वही उसकी एबिलिटी बन जाएगी। हाँ, मैं जानता हूँ अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर जल्दी उनका पहला राउंड शुरू होता है, एक 1-on-1 बैटल। अकीरा का सामना होता है मडोका से जो स्कूल से नफरत करता है और हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जैसे ही 5 सेकंड का काउंटडाउन खत्म होता है फाइट स्टार्ट हो जाती है। मडोका एक छोटी लकड़ी को तलवार में बदल लेता है और अकीरा जो भी उसकी तरफ फेंकता है उसे आराम से काट देता है। अकीरा देखते ही वहाँ से भाग जाता है जहाँ मडोका उसे कहता है कि वो सरेंडर कर दे क्योंकि उसे कभी भी नहीं हरा सकता। फिर मडोका को लगता है कि अकीरा के पास कोई बेकार एबिलिटी है, पर तभी अकीरा उसके सामने आके उसे कहता है कि उसकी एबिलिटी वही है जो मियोन की है। और क्योंकि मडोका मियोन की एबिलिटी के बारे में सोचता है अकीरा सच में कैनन यूज कर पाता है और वो एक पावरफुल अटैक करने वाला होता है, पर उससे पहले मडोका सरेंडर कर देता है और इस मैच का विनर अकीरा बन जाता है। ये पावर काफी अजीब और काम की है, इसलिए मैं अपनी असली पावर किसी को नहीं बताऊंगा ताकि सबको लगे कि मेरे पास सिर्फ कैनन वाली पावर है और ये मेरे लिए एक एडवांटेज बन सकता है। अब कैरेक्टर चेंज करने का टाइम आ गया है क्योंकि एक ही कैरेक्टर से ऑडियंस बोर हो जाएगी। और फिर हम देखते हैं यूरी को जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और जिसे एक टर्की साइको फॉलो कर रहा है। और उसकी मॉम भी काफी अजीब होती है जो हर दिन किसी भी आदमी को अपने घर ले आती है बेड पे रेसलिंग खेलने के लिए। इस नए आदमी की एक बेटी भी है जो एक छोटी सी प्यारी बच्ची है जिसका नाम है रिया। एक दिन यूरी उस टर्की साइको को देखती है जो सुसाइड करने वाला होता है और ये देखकर वो तुरंत उसे बचाने के लिए भागती है। उसके पास पहुंचती भी है लेकिन वो पागल साइको उसे भी अपने साथ लेके कूद जाता है और इस तरीके से मरने के बाद यूरी इस बैटल गेम में आ जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको यूरी के लिए थोड़ा बुरा लग रहा होगा। Women. फिर प्रेजेंट में यूरी अपनी पावर्स टेस्ट करना शुरू करती है जो कुछ ज्यादा ही पावरफुल होती है, पर इतनी नहीं कि वो वहाँ से बाहर निकल सके। वो फिर अपने पास्ट के बारे में सोचती है जब उसकी मॉम नए आदमियों के साथ मजे कर रही होती थी तब उस आदमी की छोटी बेटी रिया यूरी के पास होती थी। यूरी उसको खाना खिलाती थी और उसका ध्यान भी रखती थी। ये सोचकर वो वादा करती है कि चाहे जो हो जाए वो इस जगह से निकलेगी और रिया के पास वापस जाएगी। फिर यूरी का एक 1-on-1 बैटल होता है एक बड़े और ताकतवर आदमी के साथ और वो आदमी भी एक ठरकी बुड्ढा होता है और उसकी पावर्स उसे किसी भी इंसान की कंडीशन को स्मेल करने की पावर देती है, जैसे कि उसे स्मेल करके बता सकता है कि यूरी अभी भी वर्जिन है। और फिर वो अपने कपड़े उतार कर यूरी की तरफ भागता है और उसे पकड़ लेता है। उसका पास्ट भी काफी खराब होता है जब उसने एक लड़की को क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल करने लगी थी, लेकिन फिर यूरी अपनी पावर का यूज करती है और उसे इतना जोर से पंच मारती है कि वो बैक फ्लिप सीख जाता है। यूरी की एबिलिटी उसकी फिजिकल पावर को 5 गुना बढ़ा देती है और वो फिर से वादा करती है कि चाहे जो हो जाए वो रिया के पास वापस जाएगी। इतने में अकीरा को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ दूसरे लोग भी होते हैं क्योंकि सेकंड राउंड शुरू होने वाला होता है और इस राउंड में 5-on-5 बैटल होगा और उन सबके पास 2 घंटे हैं बैटल की तैयारी करने के लिए। अकीरा के ग्रुप में मडोका, यूरी और 2 नए लोग होते हैं। एक बड़ा आदमी जिसका नाम शिन है वो एक रेसलर है, उसकी एबिलिटी उसे 2 सेकंड के लिए इनविंसिबल बना देती है, मतलब कोई से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरा आदमी जिसका नाम सावातारी है बताता है कि उसकी पावर एक सिक्के को रस्सी में बदल सकती है जो शायद अभी तक की सबसे बेकार पावर है। अकीरा अपनी रियल पावर रिवील नहीं करता क्योंकि हो सकता
चाहता है कि उसके टीममेट्स फ्यूचर में उसके अपोनेंट्स बन जाएं, इसलिए वो सबको बताता है कि उसकी एबिलिटी हैंड कैनन है। पर ये ग्रुप फाइट एकदम डायरेक्ट नहीं होने वाली, ये फाइट 1-on-1 बैटल में होगी। और हाँ, ये सही भी है, वरना एनीमे बनाने वालों को एक ग्रुप बैटल बनाने में सालों लग जाते हैं। Emotional damage। फिर हमें पता चलता है कि सावातारी की बैटल एक खूबसूरत लड़की रिन के साथ है। रिन उसे कहती है कि अगर वो सरेंडर कर दे तो बदले में वो उसे एक गिफ्ट देगी, लेकिन सावातारी मना कर देता है। जैसे ही वो एक पल के लिए अपनी नजर हटाता है, रिन अपने स्पाइक से अटैक करके उसे मार देती है। कोई समझ ही नहीं पाता कि रिन की एबिलिटी क्या है। हमेशा खूबसूरत लड़कियों के पास ही सबसे ज्यादा खतरनाक पावर्स होती है। नेज़ुको कोई देख लो डीमन स्लेयर में। फिर दूसरा बैटल शुरू होता है शिन और एक हाई स्कूल लड़की रिंगो के बीच। जैसे ही 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है, शिन सीधा उसकी तरफ भागता है, लेकिन रिंगो तुरंत अपना हाथ उठाकर मैच से सरेंडर कर देती है। ये देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। बाद में पता चलता है कि रिंगो अपने ओपोनेंट की रियल पावर का सिर्फ 10% कॉपी कर सकती है, और जब उसने शिन की 2 सेकंड वाली इनविंसिबिलिटी एबिलिटी कॉपी करी तो कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब होता है कि वो शिन की सिर्फ 0.2 सेकंड की इनविंसिबिलिटी कॉपी कर सकती थी। इसका कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने सरेंडर कर दिया। रिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो गुस्से में आकर रिंगो का गला दबा देती है, लेकिन एक और लड़की साइको उसे शांत करती है और वादा करती है कि अगली फाइट वो जीतेगी। अगला मैच साइको और मर्डोका के बीच होता है। साइको कुछ मार्बल्स मर्डोका पर फेंकती है, पर मर्डोका उन्हें हाथ से हटा देता है, लेकिन जैसे उन्हें हटाता है वो मार्बल एक बड़ा स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर साइको और मार्बल्स फेंकती है, लेकिन मर्डोका एक को काट देता है। उसकी एबिलिटी सिर्फ लकड़ी को तलवार में कन्वर्ट करना नहीं, बल्कि ऐसी तलवार बनाने की थी जो किसी भी चीज को काट सकती है। साइको पूरी कोशिश करती है, लेकिन मर्डोका उसके हर अटैक से बच रहा होता है और उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन साइको के पास एक आखिरी ट्रिक बची होती है। वो मर्डोका के नीचे मार्बल फेंकती है और फिर जब वो मार्बल बड़ा होता है तो मर्डोका के बॉल भी फूट जाते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है और साइको मैच जीत जाती है। फिर अकीरा प्यार भरे तरीके से मर्डोका को चिढ़ाने लगता है। अब अकीरा का मैच काउजी के साथ होता है और अकीरा की टीम अब तक 2 मैचेस हार चुकी है और एक जीती है, मतलब अब उन्हें ये मैच जीतना ही पड़ेगा। वो मर्डोका के पास जाके उसे चिढ़ाने लगता है और मर्डोका को लगता है कि अकीरा की पावर बस हैंड कैनन है, और जैसे ही वो ये सोचता है अकीरा का हैंड कैनन एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जब अकीरा उस पर फायर करता है, काउजी एक बैरियर बना लेता है जो उसके अटैक्स को रोक देता है। तब अकीरा हमारी मम्मी वाली पावर यूज करता है, मतलब अपना जूता उठा के सीधा काउजी पर फेंकता है। उसके बाद वो उसके पीछे पहुंच जाता है। ये देख के काउजी सीधा सरेंडर कर देता है और अकीरा मैच जीत जाता है। अकीरा को समझ आता है कि काउजी की पावर तभी काम करती है जब उसके हाथ जमीन पर होते हैं। साथ ही ये भी समझ आता है कि अपनी पावर तभी यूज कर सकता है जब उसका ओपोनेंट उसकी पावर के बारे में सोच रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि रिंगो ने अपनी पावर यूज करके अकीरा की असली एबिलिटी क्यों नहीं समझी, तो याद रखो अगर हथकड़ियां रेड हो तो कोई अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकता, इसलिए रिंगो भी अकीरा की पावर्स के बारे में नहीं जान पाई। अब आता है लास्ट मैच, जिसमें यूरी का अपोनेंट वो साइको होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ फंस गई है। वो साइको पछताने की वजह खुश हो रहा होता है, जैसे कि वो कोई रोमांटिक डेट हो, लेकिन यूरी वो बस एक ही चीज चाहती है, उसकी जान लेना, और उसकी पावर है अपने शरीर को लोहे जितना मजबूत बना लेना। लेकिन यूरी फिर भी उसे एक ही पंच में रिंग के बाहर फेंक देती है और सच में यूरी का असली 1 पंच गर्ल है। मैच के बाद मियो आती है और विनिंग टीम को कांग्रेचुलेट करती है। वो सबकी आंखों पर पट्टी बांध के उन्हें डिनर पर ले जाती है। हारने वाले लोगों का क्या होगा, उन्हें टॉर्चर करके मार दिया जाएगा। नहीं, बस मजाक कर रहा हूँ। हारने वाली टीम के लड़कियों को छोटे कपड़े पहनकर जीतने वाली टीम को डिनर सर्व करना पड़ेगा। फाइट की वजह से यूरी को चोट भी लग गई थी, तो अखीर अपना हैंकी निकाल उसके हाथ पे बांध देता है। ये देख के सबको लगता है कि कुछ तो चल रहा है इनके बीच। बस एक ही दिक्कत है, अगर ये दोनों नेक्स्ट राउंड में एक दूसरे के अपोनेंट बन गए तो। बाद में मियो बताते कि डिनर सर्व करना तो एक मजाक था, हारने वाली टीम को एक और सजा मिलेगी। तभी विनिंग टीम को एक चैम्बर में ले जाया जाता है, जिसमें 5 अलग अलग दरवाजे होते हैं। हर किसी को अलग अलग रास्ते में जाना होता है। सब एक दूसरे को गुड लक विश करते हैं और अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। जाने से पहले अकीरा यूरी का हाथ पकड़ता है और सेफ रहने को कहता है। इस सुनकर यूरी शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन ये सब अकीरा की एक और चाल का हिस्सा है। तीसरे राउंड के लिए अकीरा को एक स्मार्टफोन दिया जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके 100 पॉइंट्स हैं और उसे ये राउंड जीतने के लिए 1000 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। हर एक ओपोनेंट को मारने पर उसे 10 पॉइंट मिलेंगे। इस नए राउंड में अकीरा की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम है कात्सुया, लेकिन कात्सुया फाइट नहीं करता, बल्कि अकीरा को अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए कहता है। तभी यूरी भागती हुई उनके पास आती है, क्योंकि एक ठरकियों का झुंड उसका पीछा कर रहा होता है। कात्सुया अपनी
पावर एक्टिवेट करता है और वो लकड़ी को एक बो में बदल देता है जो इन्फिनाइट एरोस छोड़ सकती है। दूसरी तरफ उन ठरकियों के पास भी एक फाइटर होता है जिसके पास हैंड कैनन पावर होती है। अकीरा अपना हैंड कैनन एक्टिवेट करता है और किसी तरह सब मिलके वहाँ से भाग जाते हैं। बाद में कात्सुया बताता है कि तीसरे राउंड के लोग दो ग्रुप्स में बंट चुके हैं, रेड और ग्रीन्स। जो आदमी पहले उनका पीछा कर रहे थे वो रेड टीम के मेंबर्स थे और उनका लीडर बहुत पावरफुल है। कात्सुया खुद ग्रीन टीम का मेंबर है। वो सबको ग्रीन टीम के गांव ले जाता है जो ज्यादातर बूढ़े और बच्चों से भरा होता है। कात्सुया उन्हें वेट करने के लिए कह के अपने लीडर से बात करने के लिए चला जाता है। उनका लीडर यूटो एक बूढ़ा आदमी है। ग्रीन टीम के लोग खुश हैं कि अकीरा और यूरी जैसे फाइटर्स उनके साथ आए हैं क्योंकि उनके पास ऐसे पावरफुल फाइटर्स बहुत कम है। यूटो बताता है कि यहाँ पॉइंट्स सिर्फ फाइट से नहीं बल्कि क्वेस्ट कंप्लीट करके भी कमाए जा सकते हैं। ये पॉइंट्स मेडिसिन, खाना और सप्लाईज खरीदने के लिए काम आते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता कि फोर्थ राउंड कैसा होने वाला है, इसलिए रेड टीम के लीडर्स नेक्स्ट राउंड में नहीं जाना चाहते। वो बस अपनी पावर्स का यूज करके तीसरे राउंड में मजे लेना चाहते हैं। अब थोड़ा विलन्स की तरफ चलते हैं। रेड टीम का लीडर एक बड़ा सा मॉन्स्टर जैसा आदमी है जिसका नाम हाजिमे है। दूसरा लीडर एक शांत और चालाक आदमी है, मसाया। जैसे हर एक विलन करता है, हाजिमे आज का काम पूरा न करने की सजा देने के लिए उन चारों ठरकियों की धुलाई कर देता है, जबकि मसाया एकदम ठंडे दिमाग से ये सब देखता है। यहाँ तक कि रिन भी रेड टीम ज्वाइन कर चुकी है। ग्रीन लीडर यूटो बताता है कि एक और टीम है, टीम ब्लू, लेकिन इस टीम को किसी और टीम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूटो ये भी बताता है कि रेड टीम सिर्फ वीक लोगों पर अटैक करती है। ये सुनकर यूरी गुस्सा हो जाती है और बिना सोचे समझे सीधा टीम ग्रीन ज्वाइन कर लेती है। अब डिसीजन अकीरा को लेना है। अकीरा बिना कुछ बोले अपना कैनन सीधा यूटो की तरफ पॉइंट कर देता है। यूटो उससे कहता है कि अगर मारना है तो चला दो। अकीरा बिना किसी दिक्कत के फायर कर देता है, लेकिन यूटो की एबिलिटी उसे कैनन अटैक को ब्लॉक कर देती है। ये देख के अकीरा खुश हो जाता है और क्योंकि उसे एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए था वो भी टीम ग्रीन ज्वाइन कर लेता है। तब एक और ग्रीन टीम मेंबर मोमो को आके बताती है कि और भी नए लोग उनकी टीम ज्वाइन कर रहे हैं। अकीरा और यूरी को एक ही रूम दिया जाता है और जैसे ही वो अंदर जाते हैं उन्हें वहाँ कुछ अजीब मिलता है। अगर आप लोग सीधे साधे हो तो आप लोग ये समझ नहीं पाओगे, लेकिन अकीरा का ध्यान किसी और चीज पे है। वो यूरी को बताता है कि उसकी असली पावर है टेलीपैथी। यूरी थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है लेकिन अकीरा उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब सच है और जैसे यूरी उस पर विश्वास करती है अकीरा सच में टेलीपैथी यूज करने लगता है। अब दोनों बिना बोले अपने दिमाग से एक दूसरे से बात कर सकते थे। दोनों अपनी फैमिलीज के बारे में बात करते हैं और धीरे धीरे अकीरा यूरी पर भरोसा करने लगता है। फिर आखिरकार वो उसे अपनी असली पावर के बारे में बता देता है। उसकी पावर यह है कि जो भी सामने वाला सोचता है अकीरा की पावर वही बन जाती है। तभी मियो उनसे एक जूम मीटिंग के जरिए कॉन्टेक्ट करती है, उन सबको एक क्वेस्ट के बारे में बताती है। टीम ग्रीन एक पुरानी एंशिएंट लोकेशन पर पहुंचती है जहाँ मियोन कुछ मम्मी जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स को उन पे अटैक करने के लिए भेजती है और हर एक मॉन्स्टर को मारने पर 30 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन किसी भी इंसान पर अटैक करना मना है। सब मिलकर टीम वर्क से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं, लेकिन तभी रेड टीम वहाँ आ जाती है और ग्रीन टीम अपनी पावर्स रिवील नहीं करना चाहती थी इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। रेड टीम का सेकंड लीडर मसाया एक बहुत डेंजरस एबिलिटी रखता है। वो किसी भी इंसान को मजबूर कर सकता है उसके लिए काम करने के लिए, उसे एक छोटे से फेवर के बदले में। इसी तरह उसने बहुत सारे लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। अब मसाया उन्हीं लोगों को मॉन्स्टर्स के सामने भेज देता है। अकीरा और उसके साथ ही उन्हें बचाने लगते हैं। तभी मियोन अपना सबसे पावरफुल मॉन्स्टर भेजती है। यूटो के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा होता तो उसे अपनी पावर रिवील करनी पड़ती है। उसकी एबिलिटी है पीसफुल डिस्कशन करना। जब भी वो कोई डिस्कशन खत्म करता है तो जो भी डैमेज उसने ब्लॉक किया होता है वो पूरा रिटर्न हो सकता है। वो सीधा मॉन्स्टर के अंदर एक बड़ा सा होल कर देता है। मतलब ये तो बिल्कुल भी पीसफुल नहीं लगता। मसाया खुश होता है कि उसने यूटो की पावर देख ली, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने जैसे दूसरे मॉन्स्टर्स को खाकर रीजनरेट कर लेता है। मतलब अब ये बॉस फाइट खत्म नहीं हुई है। यूटो को बचाने के लिए यूरी फौरन एक्शन में आ जाती है, लेकिन इसके चक्कर में उसकी एबिलिटी टीम रेड के सामने रिवील हो जाती है। अकीरा भी फाइट में कूद जाता है और अपनी पावर दिखाता है, लेकिन उसके पास एक प्लान है जो यूरी को बताता है। यूरी मान लेती है कि अकीरा की पावर टेलीपोर्टेशन है, इसलिए अकीरा बचा रहता है। वो मॉन्स्टर के पास पहुंचता है और अपने हैंड कैनन से उसे उड़ा देता है, लेकिन मॉन्स्टर फिर से उठने लगता है। तभी रेड टीम का लीडर हाजिमे आगे बढ़कर उसे खत्म कर देता है। फिर एक विलन की तरह वो अपने दुश्मनों की तारीफ करने लगता है कि ये लोग कितने पावरफुल हैं। यूरी गुस्से में आकर हाजिमे पर अटैक कर देती है, लेकिन उसकी एबिलिटी से उसे कुछ नहीं होता। हाजिमे उस पर पलटवार करता है, लेकिन तभी मियो उन दोनों को रोक देती है और एक नए क्वेस्ट का अनाउंसमेंट करती है, हंट द किंग। इस क्वेस्ट में उन्हें रेड टीम के लीडर का स्मार्टफोन लेकर उनके सारे पॉइंट्स ट्रांसफर करने होंगे, लेकिन मियो ये गेम और ज्यादा खतरनाक बना देती है, ये कहकर कि जो भी टीम हारेगी उसके सारे मेंबर्स को मार दिया जाएगा। टीम ग्रीन के बहुत सारे मेंबर्स इंजर्ड होते हैं, इसलिए मियो ये चैलेंज 7 दिन बाद होने का अनाउंसमेंट करती है। टीम ग्रीन अब अपने
इंजर्ड लोगों का इलाज करने लगती है। रेड टीम के पकड़े हुए मेंबर्स में से एक रिंगो भी है, लेकिन अब वो ग्रीन टीम का हिस्सा है। रिंगो एक गेमर भी है और जैसे उसे पता चलता है कि अकीरा भी एक गेमर है, उसका इंटरेस्ट और बढ़ने लगता है, शायद फीलिंग्स भी डेवलप होने लगती है। दूसरी तरफ रेसलर शिन भी ग्रीन टीम ज्वाइन कर लेता है। यूटो सबको हंट द किंग के बारे में बताता है और सब इस फाइट के लिए एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। सबका एक ही गोल है, टीम रेड को खत्म करना। बाद में रिंगो अकीरा को अपनी एबिलिटी के बारे में बताती है, उसे दूसरों की एबिलिटीज का पता चल सकता है और क्योंकि वो कुछ टाइम तक रेड टीम के साथ थी तो उसे उनके एबिलिटीज के बारे में भी पता है। ये सुनकर अकीरा समझ जाता है कि रिंगो उसके काम आ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ यूरी देख रही होती है कि अकीरा और रिंगो काफी टाइम साथ बिता रहे हैं। ये देखकर उसे थोड़ी जेलसी होती है। इसी बीच रेड टीम का एक बंदा ग्रीन टीम से भाग जाता है और मसाया को ये बता देता है कि अकीरा की असली पावर हैंड कैनन नहीं है। फिर वो टीम ब्लू के लीडर ओमोटो से मिलते हैं। अकीरा उसे ऑफर देता है कि अगर वो ग्रीन टीम के साथ देगा तो उसे बहुत सारे पॉइंट्स देंगे। ओमोटो एकदम ही यूरी का दीवाना बन जाता है और कहता है कि बदले में वो चाहता है कि यूरी उसकी टीम ज्वाइन करे, लेकिन अकीरा सीधा मना कर देता है। ओमोटो गुस्से से बोलता है कि वो खुद तो ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन अपनी टीम को इस ऑफर के बारे में बताएगा। इसके अलावा मर्डो का भी टीम ब्लू का पार्ट है, लेकिन उसका फोकस सिर्फ एक चीज पे है, अकीरा से दोबारा लड़ना, इसलिए वो टीम रेड ज्वाइन करने का डिसीजन ले लेता है। अगले सीन में हंट द किंग क्वेस्ट शुरू हो चुका है। अगर किसी अपोनेंट का स्मार्टफोन छीन ले तो 1 पॉइंट मिलता है। अगर उसका स्मार्टफोन उससे दूर ले जाए तो उसकी पावर्स सील हो जाती हैं, और अगर अपना स्मार्टफोन किसी 5 टावर्स में से एक पे रख दें तो 10 पॉइंट्स मिलते हैं। ये पॉइंट्स यूज करके लोग अपने ओपोनेंट्स की एबिलिटीज बंद कर सकते हैं या उनकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। टीम ग्रीन का पहला गोल है रेड टीम के लीडर हाजिमे की पावर सील करना। कात्सुया एक टावर को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन हाजिमे पीछे रहने वालों में से नहीं है। वो सीधा बैटलफील्ड में उतर जाता है और ग्रीन टीम के आसुका से लड़ने लगता है। आसुका की एबिलिटी है एक ऐसी तलवार बनाना जिसका वेट वो अपनी मर्जी से बढ़ा या कम कर सकती है। वो अपनी स्वॉर्ड को मैक्सिमम वेट देकर हाजिमे को कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन हाजिमे इतना पावरफुल होता है कि उसे आसानी से हरा देता है। टीम रेड में सिर्फ हाजिमे ही नहीं और भी पावरफुल लोग हैं जो बैटलफील्ड पर सबको हरा रहे हैं। इन्हीं में से एक है रिन, जो राउंड 2 के बाद पहली बार अकीरा से मिलती है। दोनों एक दूसरे की असली पावर्स नहीं जानते। रिन एक बार फिर से अकीरा को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन अकीरा उसकी बातों में नहीं आता। इसके बदले वो उसके साथ एक सीक्रेट डील करता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे अकीरा वहाँ से निकलता है, रिन किसी को कॉल करके बताती है कि इसने अकीरा को ढूंढ लिया है। इस बैटलफील्ड में एक और पावरफुल टीम रेड मेंबर है सेटोगोची। वो शिन के सामने आता है। उसके कपड़े टीम ग्रीन के मरे गए मेंबर्स के खून से भरे होते हैं। उसकी एबिलिटी है चीजों को छोटा करना। वो एक पतला सा धागा शिन के हाथ पे बांध देता है और उसे धीरे धीरे छोटा करता है जब तक वो शिन का हाथ काट नहीं देता। दूसरी तरफ हाजिमे आसुका को मारने वाला होता है कि तभी यूरी आ जाती है। वो अपनी पावर का यूज करके हाजिमे को मारती है। आओ 3D एनिमेशन थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन एक्शन जबरदस्त था। टीम ग्रीन एक स्पाई को पकड़ती है जो रेड टीम का आदमी था, लेकिन जैसे ही उससे कुछ पूछताछ करने लगते हैं पता चलता है कि वो तो मर चुका है। मतलब टीम ग्रीन के अंदर एक और स्पाई छुपा है और ये कोई और नहीं बल्कि वो बूढ़ी आंटी मोमोको होती है। उधर अकीरा का सामना मर्डोका से होता है जो एक रीमैच के लिए वापस आ गया है। मर्डोका की एबिलिटी है छोटी लकड़ी के टुकड़ों को छोटी छोटी स्वॉर्ड से बदलने की। वो अपनी स्वॉर्ड से अकीरा पे अटैक करता है, लेकिन तभी टीम रेड का एक और डेंजरस मेंबर वहाँ आ जाता है, रिंडो। और हर टीम के मेंबर की तरह वो भी एक पूरा साइको होता है। मर्डोका भी के अकीरा के साथ टीम अप कर लेता है क्योंकि वो चाहता है कि अकीरा को हराने का मजा सिर्फ उसे मिले, किसी और को नहीं। लेकिन ये सब अकीरा का प्लान था। उसने जानबूझकर मर्डोका को बुलाया था और साथ ही रिन से कहकर रिंडो को भी इधर बुला लिया था। रिंडो की एबिलिटी इनविजिबल स्लाइसेस मारना है, एकदम पावरफुल अटैक्स जो नजर भी नहीं आते। इस वजह से अकीरा और मर्डोका मिलकर उसे हराने का प्लान बनाते हैं। जब रिंडो अकीरा का कैनन रोक लेता है तो मर्डोका अपनी एबिलिटी यूज करता है। वो लकड़ी के टुकड़ों को स्वॉर्ड में बदलकर रिंडो पे अटैक करता है और वो सीधा उसके अंदर घुस जाती हैं और रिंडो की कहानी यही खत्म हो जाती है। इसी बीच टीम रेड का एक और पावरफुल मेंबर रेन का ग्रीन टीम के कई मेंबर्स को मार डालता है, लेकिन ग्रीन टीम की एक नन अपनी वोडो एबिलिटी का यूज करके उसे खत्म कर देती है। लेकिन ये क्या, रेन का उठ जाता है और अपनी गर्दन वापस ठीक कर लेता है। तभी रेन उसके पीछे आती है। इन दोनों लड़कियों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। रेन का अपने टूल्स का यूज करके रेन को काट देती है, लेकिन रेन अपने खून से वेपन्स बना लेती है। वो रेनका पे अटैक करके उसे ट्रैप कर लेती है। फिर रेन तुरंत दूसरी तरफ भागती है जहाँ रेनका के साथ हमेशा एक आदमी रहता है। रेन बिना सोचे उस बॉक्स में छुपे इंसान को मार देती है। पता चलता है ये आदमी पपेट्स कंट्रोल कर रहा था और जो लड़की बॉक्स को धक्का दे रही थी वो सिर्फ एक स्लेव थी जो टीम रेड की जबरदस्ती गुलाम बनी हुई थी। उधर कात्सुया का सामना टीम रेड के एक फाइटर से हो रहा है और जैसे हर एनिमे का ओल्ड मैन होता है ये भी पावरफुल है। उसकी एबिलिटी है जो चीज वो छू लेता है उसे लिक्विड बना देता है। तभी अकीरा वहाँ आता है और कात्सुया को भेज देता है यूरी की मदद करने के लिए। अकीरा अपने आसपास से रिंडो की स्वॉर्ड निकालता है। वो बूढ़ा आदमी देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ आता है कि रिंडो
टू मर चुका है। फिर वो ये मान लेता है कि अकीरा दूसरे लोगों की एबिलिटीज कॉपी कर सकता है और जैसे उसने ये सोचा अकीरा को रिंडो की पावर्स मिल गई। अकीरा इनविजिबल स्लैश का यूज करके उसे खत्म कर देता है जो कि इनविजिबल स्लैशेस को लिक्विड नहीं बना सकता था। इसी बीच मोमोको अपनी असली शक्ल दिखाती है। वो एक स्पाई है जो ग्रीन टीम के अंदर छुपी हुई थी। वो यूटो को मारने की कोशिश करती है लेकिन यूटो अपनी पावर्स का यूज करके बच जाता है। तभी मोमोको एक शॉकिंग बात रिवील करती है। टीम रेड का लीडर हाजिमे और मसाया उसके अपने बच्चे हैं। मोमोको एक बच्चे को उड़ाने की धमकी देती है तो यूटो मजबूर होकर अपना स्मार्टफोन फेंक देता है। तभी मोमोको उस पर गोली चला देती है। फिर वो मसाया को बताती है कि यूटो मर चुका है। लेकिन क्या रेड टीम जीत गई? नहीं, मियोन अनाउंस करती है कि अभी गेम बाकी है। ग्रीन टीम ने एक नए बंदे को अपना किंग बना दिया है। मोमोको रिंगो पे अटैक करती है ताकि उस नए लीडर के बारे में पता चल सके लेकिन रिंगो अपनी पावर्स से यूज करके मोमोको की पावर्स कॉपी कर लेती है। रिंगो का कैनन सिर्फ 10% पावर पे चलता है लेकिन वो मोमोको से ज्यादा तेजी से फायर कर सकती है। लड़ाई शुरू होने से पहले मोमोको बच्चे को सुरक्षित जगह रख देती है। वो एक स्किल्ड फाइटर है तो रिंगो को जमीन पे गिरा देती है के अंदर, लेकिन रिंगो के अंदर अकीरा के शब्दों से नई उम्मीद जाग जाती है। वो मोमोको को कुछ पत्थरों के नीचे दबा देती है और ये बैटल जीत जाती है। उधर अकीरा ने मसाए की लोकेशन का पता लगा लिया होता है। उसने मियो से मसाए की लोकेशन पूछने के लिए अपने पॉइंट्स का यूज किया। मर्डोका और शिन भी हाजिमे से लड़ने के लिए यूरी के साथ जुड़ गए हैं। मसाई भी अकीरा का इंतजार कर रहा था और उसके साथ उसे गुलाम भी तैयार थे। इनमें से एक है साइको जो अपने मार्बल्स का यूज करके अकीरा के अटैक्स रोक देती है। अकीरा उन पे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये सब जबरदस्ती मसाया की गुलामी कर रहे हैं। अकीरा फिर टाइम पास करने की कोशिश करता है लेकिन मसाया समझ जाता है कि अकीरा टाइम पास कर रहा है लेकिन फिर भी उसे बोलने का मौका देता है और यही अकीरा के लिए मुसीबत बन जाती है। मसाया इस पल का यूज करके अकीरा को एक छोटे से कर्ज में डाल देता है। अब मसाया की एबिलिटी की वजह से जो भी उसे कर्ज उतारता है वो उसका गुलाम बन सकता है लेकिन क्योंकि ये कर्ज छोटा था मसाया सिर्फ अकीरा के पैरों को कंट्रोल कर सकता था। अब मसाया अकीरा की असली पावर सोचने लगता है। उसे मॉन्स्टर वाली फाइट याद आती है और वो मान लेता है कि अकीरा की पावर है टेलीपोर्टेशन। जैसे ही मसाया सोचता है अकीरा टेलीपोर्टेशन यूज कर पाता है लेकिन मसाया के स्लेव्स तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। मसाया आगे बढ़ता है और अकीरा पर अटैक करता है लेकिन अकीरा हंसते हंसते बोलता है कि ये उसकी प्लानिंग थी मसाया के पास पहुंचने की। अब मसाया सोचता है कि अकीरा के पास यूटो की एबिलिटी है। जैसे ही मसाया मानता है अकीरा पावर यूज कर पाता है। अकीरा अटैक को रोक लेता है और मसाया को नीचे गिरा देता है। सब स्लेव्स फ्री हो जाते हैं और बोनस में अकीरा रिवील करता है कि उसने अपने कपड़ों के नीचे किताबें और मीट छुपा रखा था ताकि कोई इस पर अटैक करे तो उसे कोई फर्क ना पड़े। मसाया हार मान लेता है और अपना स्मार्टफोन अकीरा को दे देता है। अब अकीरा मसाया के पॉइंट्स लेके हाजिमे से लड़ने भागता है लेकिन मसाया के पास एक और स्मार्टफोन है। वो अपने दुख भरे पास्ट को याद करता है। हाजिमे और मसाया बचपन से एक साथ ऑर्फनेज में बड़े हुए थे। मोमोको भी उनकी केयर टेकर थी लेकिन उनका हेडमास्टर एक बहुत ही गंदा इंसान था। वो हमेशा उन दोनों को मारता रहता था। मोमोको भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकती थी। फिर प्रेजेंट में हाजिमे मर्डोका का हाथ तोड़ देता है। यूरी का भी लेफ्ट हाथ तोड़ देता है और शिन की इनविजिबल आर्मर को भी हरा देता है। फ्लैशबैक में हाजिमे सिर्फ 11 साल का था जब उसने अपने मास्टर का मर्डर किया था। वापस फाइट में यूरी और हाजिमे एक दूसरे को पंच करते हैं और दोनों के हाथ टूट जाते हैं लेकिन हाजिमे को दर्द महसूस ही नहीं होता। वो यूरी पर अटैक करने कंटिन्यू रखता है लेकिन यूरी भी गिव अप नहीं करती। टूटे हाथों के साथ भी वो हाजिमे से लड़ती रहती है। तब यूरी की एबिलिटीज चली जाती है और हाजिमे उसे नॉकआउट कर देता है और हमें पता चलता है कि मसाया ने अपनी टीम के पॉइंट्स यूज करके यूरी की पावर्स सील कर दी थी। अब हाजिमे उसे मारने ही वाला होता है लेकिन अकीरा तुरंत एक पॉइंट यूज करके एक अनाउंसमेंट भेजता है। सबको ये मैसेज मिलता है अगर तुमने यूरी को मारा तो मैं मसाया को मार दूंगा। अकीरा हाजिमे को एक 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज देता है। हाजिमे चैलेंज एक्सेप्ट करता है और अब होने वाला है क्लाइमैक्स बैटल। हाजिमे तेज स्पीड से अकीरा की तरफ दौड़ता है लेकिन यूरी को यकीन है कि अकीरा उसकी पावर कॉपी कर सकता है। इस वजह से अकीरा यूरी की पावर यूज कर पाता है। ऊपर से हाजिमे भी फुल स्पीड में आ रहा होता है तो अकीरा का पंच और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और एक ही पंच में हाजिमे नॉकआउट हो जाता है। लेकिन फाइनल विलन्स ऐसे नहीं मरते। हाजिमे उठ जाता है और यूरी से कहता है कि उस लड़की का ध्यान रखना जिसके लिए तुम इतनी फाइट कर रही हो और फिर वो मर जाता है। मियो अनाउंस करती है कि क्वेस्ट खत्म हो चुका है और ग्रीन टीम जीत चुकी है। सब सेलिब्रेट करने लगते हैं और ग्रीन टीम का लीडर यूटो भी किसी तरह बच जाता है। मियो आती है और उसके आदमी सब इंजर्ड लोगों को उठा के ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। दूसरी तरफ अकीरा अपना चेहरा धो रहा होता है। तभी ब्लू टीम का लीडर ऑटोमो आता है और उसको जीत के लिए कांग्रेचुलेट करता है। ऑटोमो पूछता है कि अकीरा को क्या लगता है उसकी पावर क्या है। अकीरा पैनिक में सोचता है कैनन, तो ऑटोमो भी कैनन यूज कर पाता है। मतलब उसकी पावर भी अकीरा की पावर जैसी है। ऑटोमो कहता है कि उसे इस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका सिर्फ एक ही गोल है, मियोन को अपने हाथों से मारना। वो अकीरा को राउंड 4 के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता है और चला जाता है। उसके बाद अकीरा बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है
तो अपने घर में होता है, वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में। वो शहर में घूमता है और गेम्स खेलता है। फिर वो यूरी से मिलने जाता है और यूरी बिना सोचे सीधा उसे हक कर लेती है। दोनों के हाथों पे ग्रीन टैटू होता है। सिर्फ अकीरा और यूरी नहीं, बाकी सब ग्रीन टीम मेंबर्स भी वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ चुके होते हैं और सबके हाथों पे वही टैटू होता है। अरे एक सेकंड, ये एंड में क्या हो रहा था, यही सोच रहे हो ना? तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा ये सब समझने के लिए। सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि ऐसे और वीडियोस मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर छोड़ना और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा।